सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। हुकूमत अपने लिए खुद मुश्किलात खड़ी कर रही है। एक तरफ मरीम नवाज साहिबा फिर से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं और इमरान खान साहब पर तीर चला रही हैं। पीपल्स पार्टी की उनको हिमायत हासिल है। साथ ही हर तकरीर में अब सिलेक्टर्स का जिक्र फिर से हो रहा है और साथ आज एक बड़ी अहम बात उन्होंने कर दी कि उनको कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता। एक उनकी सर्जरी होनी है, यानी कि ऑपरेशन होना है, जिसके लिए हर सूरत उनको बाहर जाना होगा अगर उसका इलाज करना है। लेकिन वो कहती है मैं किसी सूरत बाहर नहीं जाऊँगी, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया है कि बाहर अब जाने की बारी किसी और की है। अब ये हुकूमत जाएगी, इमरान खान को बाहर जाना पड़ेगा, यानी बाहर निकलना होगा। अब फिलहाल इमरान खान साहब की मुश्किल ये है कि अपनी टीम को इकट्ठा रखना। सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो पार्टी के टिकट्स दिए जा रहे हैं या नॉमिनेशंस हो रही हैं सेनेट के लिए उम्मीदवारों के लिए, उसमें इतना बड़ा भौचाल आ गया है कि समझ नहीं आ रही। अब ये पहले क्यों नहीं सोचा गया? किसी को भी नॉमिनेट किया जाता है, उसके खिलाफ दरखास्तें आना शुरू हो जाती हैं। कभी सिंध में हम देखते हैं गवर्नर सिंध को दरखास्त दी जा रही है, लेटर लिखे जा रहे हैं कि जनाब ये सैफुल्लाह को क्यों दिया जा रहा है, तो पीपल्स पार्टी का आदमी है। कभी कोई अब्दुल कादिर साहब बलूचिस्तान से सामने आते हैं तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है कोयटा में, तहरीक इंसाफ के लोग जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि ये तो पैराशूटर हैं, ये दौलत की बुनियाद पर क्यों टिकट्स दी जा रही हैं। तो ये पहले क्यों नहीं सोचा गया? क्यों खुद को तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब एक और इम्तिहान में डाल रहे हैं? दूसरी तरफ सेनेट में के हवाले से हम देखें तो बैलेटिंग का केस सुप्रीम कोर्ट में अलग से चल रहा है। अब कल की समाअत पर बुला लिया गया है इलेक्शन कमिश्नर को भी कि आएँ और इस बारे में वजाहत दें, क्या चक्कर है, कि वो उनका इस पर क्या राय है, ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। और लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब जल्द ही आने वाला है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल भी इस पर यकीन दहानी करवा रहे हैं कि जल्द वो अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। इसी पर हम सबसे पहले बात करेंगे। असद खरल साहब, बाबडोगर साहब मेरे साथ हैं। खरल साहब, ये क्या वजह है कि हुकूमत में होते हुए भी कोई बात नहीं है कि इनको कोई अचानक कोई महीना पहले 2-3 महीने पहले पता लग गया या कोई डेट अनाउंस हो गई? ये तो पता था कि इन्हीं दिनों में सेनेट के इलेक्शन होने हैं। अभी तक पार्टी ने सोच ही नहीं रखा था कि कौन लोग हो सकते हैं हमारे उम्मीदवार, कौन हमारे लॉयलिस्ट हैं या किन को फाइनल करना चाहिए। सब बातें पहले हो जानी चाहिए थी। ये क्या वजह है कि आखिरी दिन आकर आप जो है अब ये बहस छेड़ रहे हैं और वक्त कम है, किसको दें, किससे नाम वापस लें? अजीब मामला है। देखिए उसामा साहब, इंटरव्यू में आपने 2-3 चीज़ें कही थी। एक आपने बात की है कि मरियम साहिबा जो है वो उनको एक ऐसी बीमारी लाहक हो गई है जिसका पाकिस्तान में इलाज नहीं है। और ब्रेक के बाद इस पर हमने तफसील से बात करी। अब चलें, कोई अंदर की खबर आपके पास हो तो अभी नहीं देनी। अच्छा, अगली बात आ गई जनाब के आपने कहा कि क्या इन्होंने वर्किंग नहीं की? वर्किंग की है। अब 3-4 पार्टियां बड़ी जो सेनेट इलेक्शन के ऊपर को उनकी अद्दी अक्सरियत आ सकती है, उसमें सबसे ज़्यादा PTI है जो अभी सेनेट के इलेक्शन के मतलब जो अगर सीटें ले सकती है जी। फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी है, या JUIF है, या PDM का प्लेटफॉर्म एक उन्होंने बना दिया, सारी मिला के जो मरगूबा बना दिया ताकि फेस सेविंग के लिए। बेसिकली वो एक फेस सेविंग है। अब आप ये अभी जो बात आपने की है कि क्या ये जो पार्टियां हैं, अब देखें फ़र्क क्या है जी। जो पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर PTA की जो बेसिकली पार्टी है उसको दूसरी मरतबा ये मौका मिला है। पहली मरतबा उसको KPK में हुकूमत मिली और उसके बाद अब उसको 3 सूबों में आलमोस्ट तकरीबन कोई मिली जुली, और KPK में तो है ही है, लेकिन बलूचिस्तान और पंजाब में भी जारी बात है, पंजाब में भी उसकी हुकूमत है, अलाइज है सर। उसके बाद KPK में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है और बलूचिस्तान में भी उसकी हुकूमत अगर कंसीडर के सिवाय सिंध के सारी हुकूमतें उसके पास हैं, इत्तेहादी अगर कहीं पे हैं तो। इस तरह कौमी असम्बली के अंदर है, सेनेट के अंदर भी अच्छी खासी उसकी तादाद आ जाएगी। अब चले PTI को तो आप मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं, और वो इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं बिल्कुल दे रहा है, दुरुस्त है। उन्होंने आज इस चीज़ का अंदिया भी दिया है और उन्होंने एडमिट भी किया है कि हाँ हम इस पे नजर सुन। पहली दफा नहीं हो रहा, 2013 से उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की उम्मत 7 साल हो गए, उसके बीच में कितनी दफा सुन तो ले हर 3 साल बाद इलेक्शन होते हैं। डोगर साहब ने बात करनी था कि मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, फिर वो भी इस पे उनसे भी टेक ले जी। मामला ये है कि आपने अभी बात की कि कराची से अगर सैफुल्लाह की बात आई है जो पीपल्स पार्टी के हैं, उस पर रिएक्शन आया है, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि हम उसको रिकन्सिडर कर सकते हैं। फिर अगर अब्दुल कादिर बलोच, जो अब्दुल कादिर का बलूचिस्तान से अगर बात आई है कि पैराशूटर हैं, तो वहाँ पे अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने हवाला किया, वहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। फैसल वावडा के हवाले से जो तफजात आ रहे हैं उसके ऊपर भी उन्होंने बात की है, लेकिन ये तो अभी नए हैं, जो तजर्बाकार हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो सीनियर हैं, नून लीग
और पीपल्स पार्टी के तो काफी हद तक आपको पता है उनके बंदे तो फाइनल हो गए। ताज हैदर की बात की, जिस तरह मैंने बताया कि करीम ख्वाजा साहब, आपको पता ही वहां पे तो जो बात कोई नहीं होगा। अच्छा, अब मामला आ गया, नून लीग तो सीनियर और तजर्बेकार है, मोहम्मद जुबैर, इसके बाद राजा जफरुल्लाह, कोई चूं हुई है, बाद चूं भी हुई है, सुन तो ले, अभी तो सैफुल मलूक का नाम आ रहा है, अब सुनते तो सही। सर वो कह रहे हैं मुस्लिमों वालों का और मरियम साहब ने कहा हमने मुतवस्सित तबके को, गरीब आदमी को, वो गरीब ही है ना, जिसका 200 कनाल पे महल होगा। उसामा साहब आप देखें ना कैटेगरी, आप डोगर साहब 200 कनाल का सूबाई दारुल-हुकूमत के अंदर किसी के घर और इतराब में मार्केटें मिला के हो जाए, 60 कनाल का तो नक्शा मुझे पता 2010 तक मंजूर था। अपने तो वो पैलेस और मार्केट जाति बरा के मुकाबले में तो गरीब ही होंगे ना फिर। तो आप देखें ना, अगर ऐसे बंदों को मुतवस्सित तबके में आप डालेंगे, सैफुल मुलूक को अगर आप टिकट देंगे, जारी बात है आपके मतलब के बढ़ते आपको पार्टी फंड देते हैं। अच्छा, क्राइटेरिया क्या है? अभी वो कवरिंग है। अच्छा, बाबर डोगर साहब मुझे है ना, तो राजा जफरुल्लाह आपके चेयरमैन है, फिर उसके बाद मोहम्मद जुबैर है, जारी बात है वो भी आपको पता ही है। फिर उसके बाद आगे गिनते जाए, डोगर साहब जरा नून लीग के, चूंकि आप ज्यादा उसको देखते हैं, अब 5-6 नाम जो 5-4 सीटें हैं और अभी तक कितने नाम आ गए उसमें, उनसे फाइनल नहीं हो पा रहा। पीपल्स पार्टी ने ऑलमोस्ट फाइनल कर दी है। गिलानी साहब का डोगर साहब वो आ गया इस्लामाबाद से, मेरे ख्याल नाम का। जी आ गया। हाँ जी, बाबर डोगर साहब मुझे बताएं, वैसे चश्मे फलक ने यह भी देखा कि 3 साबिक वज़ीर आज़म हैं, यूसुफ गिलानी साहब, उनके एक तरफ राजा परवेज़ अशरफ, एक तरफ जनाब शाहिद खान अब्बासी। अब मैं देख रहा था कि ये वही शख्स हैं यूसुफ गिलानी जिनको निकालने के लिए पूरी तहरीक चलाई गई कि घर जाओ, नवाज इमरान खान साहब ने लीड किया उसको, फिर और उनको निकलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए। क्या काला कोट पहन लिया नवाज शरीफ साहब, काला कोट पहन के चले गए। उस शख्स को वो सेनेट में लाने के लिए हो रहा है, क्या हो रहा है बाबर साहब? उसामा साहब वो जो कहते हैं ना कि सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, सब कुछ सारी पार्टियां इस माह में नंगी हैं। खान साहब भी एमकेएम के खिलाफ तो कहाँ तक गए थे, आपको याद होगा। आज एमकेएम उनकी अलाई है, काफ लीग को वो चोर कहते थे, डाकू कहते थे, आज वो भी उनकी अलाई हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। शेख रशीद के बारे में क्या, शेख रशीद के बारे में क्या कहते हैं, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, वक्त बदलता रहता है, कोई पता नहीं है कि कल फिर पार्टी और इमरान खान आपस में इत्तेहादी हों और नून लीग के खिलाफ इत्तेहादी हों, ये वक्त बदलता रहता है। सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर। मरियम साहब कह रहे थे कि इमरान जरदारी भाई आपको पता है ना, और शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि और वो जरदारी साहब वो जो कहते थे कि नवाज शरीफ के साथ अलायंस नहीं हो सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए। बड़े उन्होंने जुमले आज पीडीएम जो है आज वो मिलके यूसुफ गिलानी शहबाज शरीफ साहब ने घसीटना था सड़कों पे उनको, लेकिन सर इस वक्त ये सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया जो है वो पीटीआई के लिए है, इमरान खान साहब के लिए। सबकी नजरें इस टाइम यूसुफ गिलानी की सीट पर लगी हुई हैं। सबसे बड़ा इलेक्शन जो है इस सेनेट में, जो सबसे बड़ा इलेक्शन है वो यूसुफ गिलानी की सीट, वो टेलर मेड इलेक्शन है सर। खैल साहब टेलर मेड इलेक्शन है, आपको पता ही है। खैल साहब अगर गिलानी साहब जीतते हैं तो फिर इमरान खान साहब के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक है वो बड़ी मजबूत हो जाती है। ये नहीं इससे ना जोड़े, इससे क्या ना जोड़े, मैं डिफर 1-on-1 पे पीटीआई अगर पीटीआई ये सीट लूज करती है तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई ने इमरान खान पे अदम एतमाद किया। पीटीआई के जो लोग हैं वो दूसरी साइड। अब आपकी बात आ गई छोटा साहब, इसके साथ एडिशन मेरा जो आपके मैं कंट्राडिक्ट किस तरह कर रहा हूँ। उसामा साहब जी किंग पार्टी थी काफ लीग मुशर्रफ दौर में, और उस किंग पार्टी के सरबराह कौन थे? मियां मोहम्मद अजहर साहब, जो कि प्राइम मिनिस्टर अनाउंस थे, जिस तरह असद अमर थे। अनाउंस प्राइम मिनिस्टर को नून लीग के साहबजादा मियां जलील शरकपुरी साहब ने एमएनए की सीट से हरा दिया। पता है वो और चीज है, तो वो और चीज है, वो तो पार्टी के नहीं सर, ये नहीं है जो वो एमएनए प्राइम मिनिस्टर अनाउंस एमएनए आप मिसाल ही उल्टी दे रहे हैं। उल्टी क्या सर? वो तो इलेक्शन कोई भी हार सकता है मियां, वो तो 10 लाख जो इतना ताकत का सर सेनेट का इलेक्शन देखिए, मियां अगर जीतने से अजहर किंग छोड़ के जो मर्जी पार्टी बना लें, अगर मियां अगर खुद मकबूल नहीं तो वो हार जाएंगे। मसला ये है कि यहाँ पर एमएनए ने वोट डालने हैं, आम लोगों ने वोट नहीं डालने। वो लोग जो पार्टी की सीटों पे जीत के आए हैं उन्होंने वोट डालने हैं। इसका मुकाबला मियां से किस तरह से कर सकते हैं? मैं थोड़ा सा ये कोई मुकाबला मेरा आर्गुमेंट सुन ले छोटा सा।
आप कह रहे हैं कि अगर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाते हैं जी, तो इसका मतलब है इमरान खान के खिलाफ अदम इत्मीनान है। मैं आपको इसके उल्ट बताता हूँ, सुन ले। उन्होंने कहा है तहरीक जोर पकड़ सकती है, कुछ ना कुछ लोग अच्छा, फिर चले दूसरी गए। तरफ चले गए। मसला ये है, मतलब ये है कि यहाँ तो पीटीआई के अलायंस ने उनको वोट नहीं डाला, या पीटीआई के लोगों ने उनको वोट नहीं डाला। कल अगर इमरान खान के खिलाफ अदम इत्मीनान की वो तो पहले भी कह रही है ना पीपल्स पार्टी, वो तो पहले भी कह रही है कि पंजाब असेंबली से शुरू हो, बिलावल साहब और कौमी असेंबली में जा रही है, ठीक है। अदम इत्मीनान लानी थी, अभी तक नहीं आ रही। वज़ीर आज़म तो बड़ी नहीं, अब जरदारी साहब ने मना लिया है, नवाज शरीफ को तहरीक अदम इत्मीनान आएगी। अच्छा ठीक है, ट्रक की बंदी 2023 तक इसी तनख्वाह पे करवाना है जरदारी साहब, सेनेट इलेक्शन के बाद। अब मामला ये है डोगर साहब, मैं आपको जो बताता हूँ, आप ये सारे नाज़रीन देख रहे हैं, आपका भी अपना, आपकी भी इनपुट है, इनपुट साइड है सारी, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। गिलानी साहब का मैं टेलर मेड एक वर्ड यूज किया है। गिलानी साहब का टेलर मेड इसलिए है कि पीटीआई इमरान खान चाहते हुए भी क्या वो चेयरमैन सेनेट बना सकते हैं अपनी सीटों के मुताबिक? मुझे बता दें जो उनका कंडक्ट है, जो अपोजिशन, क्या नून लीग उनको वोट देगी? ये सवाल नहीं है, पीपल्स पार्टी उनको वोट देगी? बना देगी। अब मेजॉरिटी सवाल ये है कि पीटीआई की 200 पीटीआई और उसकी हलीफ जमातों की नेशनल असेंबली में 201 सीटें हैं, अपोजिशन की 145 सीटें हैं। अब मसला ये है कि अगर अपोजिशन ये इलेक्शन जीत जाती है तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई या उनके अलाइज जो हैं उन्होंने पीडीएम वो तो अंडरस्टूड बात है। अब सुन ले, अब अगर जीत जाती है, अब मुझे ये बताएं, आप गिलानी साहब जीत जाते तो अपसेट होगा ना? अरे इमरान खान के लिए अपसेट हो गया, लेकिन क्या अगर वो हार जाते हैं या अगर फर्क जीत जाते हैं तो क्या अगर वो हार भी जाते हैं तो क्या इमरान खान साहब अपने अलाइज के साथ मिलकर चेयरमैन सेनेट अद्दी अक्सरियत के हिसाब से बना सकते हैं? सर वो बनाए ना बनाए, आप चीज को जान के दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, असल मुद्दे की तरफ नहीं आ रहे। असल मुद्दा ये है, मैं जो बात संजरानी को छोड़ते हैं सर, नेशनल असेंबली की बात चेयरमैन सेनेट है ना, जहां पर प्राइम मिनिस्टर का आदम इत्मीनान आनी है वो नेशनल असेंबली है। जी जी। अब संजरानी साहब जो है वो चेयरमैन सेनेट है, उनको सपोर्ट किसकी है? जिस तरह आपने कहा पीपल्स पार्टी ने, जरदारी साहब ने, बिलावल साहब ने क्लेम किया, और लोगों की भी मुख्तलिफ उनके खिलाफ हो गए थे, ताकतें भी बाद में खिलाफ हुए ना। पहले वो कहते थे मैंने उन्होंने कहा था, दावा किया था नवाज शरीफ को कि मैं आपको चेयरमैन सेनेट बनवा के दिखाऊंगा, ये जरदारी साहब का दावा था, और वहां पे गए भी सारा मामला हुआ। वो चेयरमैन बने संजरानी साहब, आपको पता है। और संजरानी साहब कौन है? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के वो मशीर और मामले खसूसी थे, जरदारी साहब के वो क्लोज एडी हैं, उसमें शामिल है, आपको पता है शायद कि नहीं? जी, और उसके वजह से सैंडक प्रोजेक्ट का उनका भाई जो है 25 साल का तजर्बा था, 24 साल में लगा दिया गया उसका एमडी, और नैब इंक्वायरी आज तक दफन है सुप्रीम कोर्ट के मेगा करप्शन रिडार के बावजूद भी। संजरानी साहब इमरान पीपी की उनकी सपोर्ट, पीटीआई की सपोर्ट, दो मुतारफ कूदते थी। जी। अब उल्टा फिर बाद में चश्मे फलक ने देखा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग उनके खिलाफ अदम इत्मीनान भी आई, नाकाम हो गई। अब मामला ये है कि जो गिलानी साहब है ना, गिलानी साहब आपको पता है दोनों तरफ विकेट के खेल रहे हैं। गिलानी साहब का मैंने फिर कहा कि शहबाज शरीफ साहब और उनका आपस में नेक्सिस है, मरियम साहबा को डिसमेंटल यहाँ पे करना है। ये जो सीट है फिर इस्लामाबाद, हालांकि या अद्दी अक्सरियत के हिसाब से वो नहीं बन सकते डॉक्टर साहब, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर वो बन जाएंगे तो बिहाइंड द सीन पीटीआई की भी उनको सपोर्ट होगी। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? अच्छा, तो इमरान खान साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गए, इमरान खान साहब जो है वो लेके आए, वो मेरी एक बात सुने, उन्होंने ऑर्डिनेंस लेके आए हुए हैं, उन्होंने जनाब नेशनल असेंबली में बिल लाने की कोशिश की, उन्होंने वीडियो लीक करवाई। वो किस चीज से खौफजदा है? क्यों ये कह रहे हैं कि ना हाथ खड़ा करके इलेक्शन करवाएं, ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए? क्यों वो ओपन बैलेटिंग के लिए आखिरी तक जा रहे हैं? अगर उन्होंने यूसुफ गिलानी को ही सपोर्ट करना है तो ओपन कर दे कि ना गिलानी मेरा कैंडिडेट है। क्यों कर रहे हैं इमरान खान साहब? पैसे कौन दे रहा है? एक पैसे कौन दे रहा है? इमरान खान साहब दे रहे हैं, वो तो वसाइल है, ब्राइब के उनके पास एक है, आईबी का सीक्रेट फंड का मुंह खोल सकते हैं साहब, वो ब्राइब गुजरात में नाम पे दे सकते हैं। मैं आपको कल स्टैट्स ला दूंगा कि गुजरात में कितना डेवलपमेंट का पैसा दिया गया है और बहावलपुर के एक खास हल्के में डेवलपमेंट का कितना पैसा दिया गया है। वो बिलियंस, अरबों रुपए के फंड दिए गए हैं। बहावलपुर में डीसी चेंज किया गया, कमिश्नर चेंज किया गया, गुजरात का कमिश्नर चेंज किया गया। मैं आपको सारे स्टैट दे सकता हूं। लेकिन बात स्टैट की बात होती है, लगने की बात और होती है।
और इसमें ये नहीं है कि ब्राइब नहीं, इसको मेरा एक सवाल है, फंड लगना अच्छा बाबर साहब से नहीं, बाबर डोगर साहब मेरा एक सवाल है, तो। अच्छा खरल साहब एक सवाल बाबर डोगर साहब से ये है, लेकिन वहां पे छोटी सी, वहां पे तो देखे ना सुप्रीम ऑनरेबल बेंच के अंदर ये मुख्तलिफ व्हाट्सएप पे लोगों ने चीजें भेज दी और बाद में उन्होंने चेक कराया तो हुकूमत ने क्या, ऐसी तो बात ही नहीं। आपको पता चौधरी शुजात के बेटे के वाले से, तो मामला ये डोगर साहब हमें ये बात भी, और तरक्याती फंड मैं कभी नहीं कहूंगा इसको, तरक्याती फंड मिलने चाहिए अरकान असेंबली को। हाँ, फौज पेमेंट नहीं होनी चाहिए, फौज पेमेंट नहीं होनी चाहिए, सब स्टैंडर्ड काम नहीं होने चाहिए, पूल कमीशन नहीं होना चाहिए, म्यारी काम होने चाहिए। अच्छा, पीटीआई का दावा ये था खैल साहब, वो दावा आईएमएफ पहले दिन से ये आईएमएफ में ना जाने का भी दावा, ये जो खुदकशी करने का भी दावा, फंड्स हैं ये नहीं मिलने चाहिए। लेकिन क्या नहीं मिलना अच्छी बात है, आप बताएं, एग्री करते हैं? वो तो ये कहते हैं कि ये लोकल गवर्नमेंट का काम है, और लोकल गवर्नमेंट है नहीं, एमपी को फंड ही देंगे तो काम कैसे चलेगा? मुल्क का करवा लें क्या? आपका पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को फिर आप मेरा एक सवाल है, असेंबलियों को रबड़ स्टैम्प बना देंगे, पहले ना दे सर, तो फिर वो तो बहुत सारे बयान दिए हैं ना जरदारी साहब ने, सुन तो लेना, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आपको पता उनका ये कुरान। मेरी एक बात सुन ले कि अगर तहरीके अदम इत्मीनाद की आप बात कर रहे हैं वो मजबूत हो सकती है, यूसुफ रज़ा 2023 तक किसी तनख्वाह पे काम करेंगे, कोई अदम इत्मीनाद नहीं आ रहा। एक बात और इम्कानात तो होते हैं ना सियासत में, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। और जरदारी साहब को यही टास्क दिया गया है, जब अपोजिशन कह रही है कि हमने तहरीके अदम इत्मीनाद लानी है, वो बात हो रही है, वो तो इस्तीफे देने का भी कहा था 31 जनवरी, 31 दिसंबर, लॉन्ग मार्च, सारी चीजें 26 मार्च, मगर आगे अप्रैल में जा रहा है मार्च, सुन तो ले। मरियम साहब ने ये भी कहा है कि उनको तो लगता है कि सेनेट के इलेक्शन के दौरान ही तरीका, मरियम साहब तो बाहर जाना उनका ठहर गया, पहले भी क्या इमरान खान बाहर जा रही हैं भाईजान? अच्छा मैं अर्ज कर, जिनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं, आप उनका इलाज भी पाकिस्तान में। मुझे इजाजत दें, मैं एक जुमला कह लूं कि अगर इमरान खान साहब जब रियलिटी चेक आता है, जिसको वो कहते हैं जी यू टर्न लेना अच्छी बात होती है, तो वो ले सकते हैं, अगर वो फंडिंग में ले सकते हैं, आईएमएफ वाले मामले पे ले सकते हैं, तो उसमें भी ले सकते हैं, रियलिटी चेक करेंगे, कहेंगे अच्छा फिर जहांगीर तरीन को दोबारा लाओ यार, जिस तरह भी है साथ चलो, तरीके में नाकाम बनाओ सेनेट में, लोग अगर पैसा वो फिर रोएंगे, वो तो पहले कह चुके कि आप रोएंगे, अगर जो कहेंगे वो कहेंगे, अगर सीक्रेट रहा तो ये रोएंगे। कमेंट आ जाए फिर अगली खबर। देखिए उसामा साहब, जो लग रहा है, जो एक कंसेंसस डेवलप हो रहा है, वो तो यही लग रहा है कि ये अल्टीमेटली सीक्रेट बैलेटिंग ही होनी है, और सीक्रेट बैलेटिंग जो है उस समय जो सबसे ज़्यादा खौफ है वो पीटीआई को है, जो मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपोजिशन पीडीएम तो डटी हुई है कि सीक्रेट बैलेटिंग ही होनी चाहिए। अच्छा चले, पीटीआई जो है वो नहीं चाह रही कि, जाहिर बात है कि इस्लामाबाद अब सबसे बड़ा जो चीज़ है वो ये है कि एक लिटमस टेस्ट है, नेशनल असम्बली ने वोट डालना है, यूसुफ रज़ा गिलानी का 1-on-1 मुकाबला होना है। अगर यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट का इलेक्शन इस्लामाबाद से जीत जाते हैं, वो वहाँ पर जहाँ पर पीटीआई की गवर्नमेंट है, वो असम्बली जिसने इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया, वो असम्बली जिसने पीटीआई के बंदे को स्पीकर बनाया, डिप्टी स्पीकर बनाया, वो असम्बली जिसने पीटीआई के बंदे को सदर बनाया, अगर वहाँ से हार जाते हैं तो इमरान के लिए तो बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया, कुछ भी हो सकता है, फिर चीज़ें यहाँ पर हो जाएगी। सर अदम इत्मीनाद की तहरीक आ सकती है, डॉक्टर साहब की तैयारी कर चुके हैं, नहीं अगर गिलानी साहब कल अदम इत्मीनाद की तहरीक आ सकती है, किससे कैसे आएगी? फिर वोटों से आनी है ना। हाँ तो वोटों से, ये भी वोटों से आ जाएंगे। एक सीट सेनेट की अगर गुलानी साहब को मिल जाती है तो अदम इत्मीनाद की तरीके इमरान खान से कई एमएनए टूटे होंगे ना, कई एमएनए टूटे, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप कह रहे हैं बैलेटिंग पे जोर दे रही है ना अपोजिशन, मैं आपको कह रहा हूं अगर सीक्रेट बैलेटिंग हुई तो अपोजिशन रोएगी, और इमरान खान साहब जो कह रहे हैं चले ये रोएंगे और फिर ये शोर काम करेंगे। आपकी एक और खबर सही साबित हुई, आपकी एक और खबर सही साबित हुई, आपने जो बात कही थी शायद वो टीवी पर नहीं हो सकी, प्रोग्राम खत्म होते ही आपने कहा था कि जी ये ऑर्डिनेंस के तहत ही इलेक्शन भी हो सकते हैं, जब तक वही बात आगे आ रही है। कहा था फवाद चौधरी जो वकील भी हैं, वफाकी वजीर भी हैं, उन्होंने ये कहा कि जी अगर ये केस चलता रहा जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, मैं उसी का जिक्र कर रहा हूँ, ये हमारी अगली खबर बड़ी अहम है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया है कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के तमाम अरकान को, तो बाबर डोगर साहब अगर ये फैसला नहीं आता, अगर नहीं आता तो फवाद चौधरी कह रहे हैं कि फिर जो ऑर्डिनेंस है वो स्टैंड करेगा और फिर सीक्रेट बैलेटिंग ही होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आया तो ऑर्डिनेंस आ गया हुआ है। देखिए उसामा साहब, ये तो सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना पड़ेगा, मर्जी है भाई। ये नहीं सर, इलेक्शन से पहले इसीलिए तो ये पिटीशन की गई है, सुप्रीम कोर्ट को भी नजर आ रहा है, इसीलिए ये पिटीशन की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तो पिटीशन नहीं करवाई ना डॉक्टर साहब, वो तो हुकूमत ने की है। सर टाइम फ्रेम तो कोई नहीं है ना सर, टाइम फ्रेम इलेक्शन है,
अच्छा, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम उससे पहले फैसला देगी, चाहे इंटरनल फैसला दे, वो फैसला देगी। ये पॉसिबल नहीं है। मेरा ख्याल है इसमें मैं शायद असद खान साहब नहीं कर सकते। को सेकंड करूंगा, टाइम बाउंड नहीं है। देखिए मुझे मेरा फिर एक और सवाल है, सर्कमस्टेंशियल अगर कल सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि ये जो इलेक्शन है ये सीक्रेट बैलेट के जरिए से ही होने चाहिए, नहीं अभी फैसला तो आना ही है ना, अल्टीमेटली तो फैसला आना है। सब एक मिनट, ठीक। तो अगर एक मिनट सुन लें, तो बाद में क्या ये सारे जो इलेक्शन है ये नल एंड वॉइड हो जाएगा? बहुत बड़ा सवाल हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो बाद में जो नल एंड वॉइड करने हैं तो सुप्रीम कोर्ट पहले फैसला दे देगा। अब आगे हालात तो अब समाप्त सुन लेना डॉक्टर साहब, उस पे आना है ना बात। अच्छा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की समाप्त पे आ जाए फोकस ज्यादा बेहतर है जी, ताकि उस पे डिबेट करें हम, लोगों को बताएं, नाज़रीन कब्र अदालत में बुला लिया। अब ये है कि सेंट्रल इलेक्शन पर सदारती रेफरेंस की जो अहम समात है उस हवाले से चांद उससे पे तबसरा करें। जी। इलेक्शन खुफिया मगर शिकायत पर जांच पड़ताल मुमकिन। आप जब बात समझ रहे हैं कि यानी शिकायत पे पता चल जाएगा किस पार्टी को किसने वोट दिया। ठीक है। अब एक अंदिया आ रहा है ना जो समझ आ रही मुझे, उसके बाद चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स आए हैं कि यानी अभी तक खुफिया की बात मगर शिकायत पर जांच पड़ताल, तो ये तो फिर ओपन ही हो गया ना। अगर कोई भी करना चाहे वही बात कि हेड ऑफ पार्टी के जो कोई भी करे तो उसको फिर पता है, इसके मतलब इलेक्शन कमीशन के पास वो पता होगा कि ये किस पार्टी के बंदे ने किसको वोट दिया। नंबर 1, करप्ट प्रैक्टिस की रोकथाम, ये बड़ा अहम बात। करप्ट प्रैक्टिस की वही जो हार्स ट्रेडिंग की रोकथाम इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी। ये कौन कह रही है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। हुकूमत की जो चीज़ें हैं, पब्लिक ओपिनियन है, मफाद आमा है, सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है ऑब्जर्वेशन बड़ी अहम है इस दौरान। अच्छा, बार काउंसिल की जजेस को करारदादें, बेंच को तहफ़्ज़ात। अच्छा, आगे आ गया कि बार काउंसिल का काम कहाँ ख़त्म, अदालत का कहाँ से शुरू, एक अहम सवाल है। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब ने, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के तमाम अरकान को कल, डॉक्टर साहब अब यहाँ पे आपका टेक आएगा, कल अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में सेंट्रल इलेक्शन ओपन बैलेट से करवाने से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार की अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। उसमें अटॉर्नी जनरल समाअत के आगाज में कहा कि आज इंशाल्लाह मैं अपने दलाल मुकम्मल कर लूंगा। उन्होंने अदालत में कहा ये तो हो गया, जमातों और बार काउंसिल ने केस में फरीक बनने की असल चीज जो है समझ साहब, इस पे मैं आपको बताता हूं, कल इलेक्शन कमीशन को बुलाते हैं चीफ जस्टिस। देखिए ये इलेक्शन कमीशन का काम जो है क्लियर हो रही है, वो है विद इन द फ्रेम, विद इन द रूल इलेक्शन करवाना। वो जो लॉ है उसके मुताबिक इलेक्शन करवाना। इलेक्शन कमीशन किस तरह डिटरमाइन कर सकता है कि इस बंदे ने पैसा लेके वोट डाला है या जमीन के मुताबिक वोट डाला है? उसामा साहब बार काउंसिल फ्रीक बन रही है। ब्रेक के बाद मिलते हैं, अभी तो ये केस आगे प्रॉन्ग होता जा रहा है। और मरियम साहबा ने एक चैलेंज कर दिया है हुकूमत को। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। मरियम नवाज साहिबा के हुकूमत पर हमले जारी हैं। सिलेक्टर्स को भी बार बार मुखातिब कर रही हैं। अब उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल में सिलेक्टर्स हैं। इन्होंने सिलेक्टर्स को भी रुला दिया है, वो भी पछता रहे हैं कि इनको क्यों लेकर आए। उनकी बड़ी बदनामी हुई है। जब सिलेक्टर्स को बुरा कहा जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब इस वक्त वज़ीराबाद में भी उनकी तकरीर जारी है और कह रही हैं कि जी लाएँ दूरबीन और देखें यहाँ कितने ज़्यादा लोग हैं और कितना लोग याद कर रहे हैं शहबाज शरीफ को, नवाज़ शरीफ को और हमारी हुकूमत को। जो काम हुआ वज़ीराबाद में हमारी हुकूमत ने किया। लेकिन एक और बड़ी अहम बात, बड़ी दिलचस्प बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि उनकी कोई सर्जरी होने वाली है जो पाकिस्तान में हो ही नहीं सकती, लेकिन वो बाहर नहीं जाएंगी, ना ही कोई दरख्वास्त देंगी। और हुकूमत में ये सोचा जा रहा है कि किसी तरह से मरीम नवाज़ को बाहर भेज दिया जाए, लेकिन वो कह रही हैं कि अब मरीम बाहर नहीं जाएगी। बाबा डोगर साहब, ये तो मरीम ने बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया कि उनको इलाज की ज़रूरत है और वो यहाँ पर हो भी नहीं सकता, लेकिन वो बाहर भी नहीं जाएंगी। वो कह रही है मेरा जीना मरना पाकिस्तान में। सर, नवाज शरीफ साहब की आप स्टेटमेंट्स निकाल के देखें। जब वो नैब में थे, तो जब वो लाहौर जेल में थे तो इनसे कहा गया कि सरकारी डॉक्टर आपको देख लिया करेंगे। उन्होंने कहा जी मैंने सरकारी डॉक्टर को नहीं दिखाना। फिर वो सरकारी डॉक्टर को भी दिखाते रहे। जब वो नैब में गए तो उनसे कहा कि आपके टेस्ट लेने, उन्होंने कहा जी मैंने टेस्ट करवाने ही नहीं है। बाद उन्होंने टेस्ट भी करवाए। बाद में उनसे कहा जी आप हॉस्पिटल में आपको लेके जाना है। उस वक्त नवाज़ अड़ गए थे कि मैंने नहीं जाना हॉस्पिटल, दुनिया इधर की इधर हो जाएगी, मैं हॉस्पिटल से अपना इलाज नहीं करवाऊंगा। लेकिन हॉस्पिटल भी गए। फिर उन्होंने कहा जी कि बाहर जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता, किसी सूरत बाहर नहीं जाऊँगा। बाहर चले गए। तो मरियम भी तो उन्हीं की बेटी हैं।
मरियम अब मेरा मतलब है कि ये कहना कि ज़रूरत ही क्या थी कि जी मुझे एक सर्जरी करवानी है जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं सिर्फ वो बाहर से ही हो सकती है, वो अब किसी को ये मैसेज दे रही हैं कि जनाब। फिर नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि मैं इस हुकूमत को दरख्वास्त ही नहीं दूंगा, मैं कभी भी इस हुकूमत को बाहर जाने के लिए दरख्वास्त नहीं दूंगा। मरियम ने भी वही बात की कि मैं कभी भी इनको दरख्वास्त नहीं दूंगी, कभी भी अपना नाम ECL से निकलवाने के लिए इनसे नहीं कहूँगी। तो कल क्या वो किसी और को रही हैं? खल साहब को भी पता है, हम सबको पता है कि वो किसको कह रही हैं, किसको मैसेज दे रही हैं। और मुझे भी पता है कि मियाँ साहब और जरदारी साहब के दरमियान जो बातें हुई हैं, जरदारी साहब ने कुछ बाअसर लोगों को पाकिस्तान में क्या मैसेज भिजवाया है, और आज जो मरियम ने बात की है ये सारी आपस में कनेक्टेड है। और किस तरह से मरियम जो है आप देखेंगे कि बड़े आराम से इलाज करवाने बाहर चली जाएंगी और इनको कोई रोक नहीं सकेगा। मैंने तो बहुत मरियम अपना इलाज करवाने बाहर जाएंगी और उन्होंने जाना है। ये आप सेनेट का इलेक्शन होने दें, सेनेट के इलेक्शन के फ़ौरन बाद आप देखेंगे कि मरियम कहेगी मैं 10 दिन के लिए जा रही हूँ। इनकलाब लाना था, 26 को है वादा, वो ये करके जाएंगी कि वो लॉन्ग मार्च से पहले वापस आ जाएंगी। का मशवरा दे देंगे ना, मसला उसमें तो फिर देखें सर रिपोर्ट्स का क्या होगा, ECL का क्या होगा? हुकूमत कह रही है कि पहले हमसे डॉज हो गया, अब हर दफा नहीं होता। ये मैं आपको और एक चीज बताऊं, हुकूमत इनसे ज्यादा तैयार है कि ये बाहर जाए। ये तो मरियम साहब भी कह रही है, जाना उन्होंने खुद है, ज्यादा तैयार है। हुकूमत ये चाह रही है कि बस एक दफा कोर्ट हमें कह दे कि इनका नाम ECL से निकालें, तो फिर गवर्नमेंट की फुर्तियां देखिएगा। लेकिन एक बात है कि वो कोई डील करके नहीं जाएंगी। उन्होंने कहा डील से बेहतर है फांसी। डील तो बिल्कुल, उन्होंने कहा फांसी बेहतर है डील से। मैं अगर भूल गया तो याद करा दें कौम को, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के अल्फाज थे कि डील से बेहतर मैं फांसी ले लूं, तो ये उनके वालिद साहब चूंकि कह चुके हैं तो बेटी हैं, उन पर अमल करेंगी। थोड़ी सी सुन लें, ये वही मरियम नवाज साहबा ने जिनका इंटरव्यू था गालिबन एक नीले पीले चैनल पे आया था कि लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में भी कोई जायदाद, ये वही है ना। फिर लंदन भी निकल आई और 1485 के नाल इधर भी निकल आई, ये वही है। अच्छा, फिर ये वही पार्टी है नून लीग जिसके वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने कहा कि मैं जो LNG केस में उनका नाम मैं वकील रखूंगा जी, ना जमानत कराऊंगा। उन्होंने दी थी। अच्छा चलें, समझ आ रही है शायद जरा। अच्छा, ये वही शहबाज शरीफ साहब है जिनका बयान था कि अगर दिल्ली की करप्शन रुपए डॉलर पाउंड की, तो वो कहते हैं ना करप्शन साबित होगी तो मुझे फांसी पे लटका दिया जाए। साबित तो कभी नहीं। अच्छा, अभी ये वही शहबाज शरीफ साहब है जो अगले दिन उन्होंने जवादुल हसन साहब जो साहब घर चला दिया कि अगर मुझे दिल्ली की करप्शन क़यामत, अल्लाह से डर के कहता हूँ, क़यामत तक भी साबित कर दे तो मैं माफी मांगकर जेल से उठा घर चला जाऊंगा आपको। ये वही जरदारी साहब है जिन्होंने बाबर साहब की बात आज ये आगे 17 फरवरी को हमजा शहबाज की डेट है। अच्छा, 17 फरवरी और 23 फरवरी को मुझे लग रहा है कि उनकी बेल हो जाएगी। नहीं, शायद वो मार्च के साहब, एक मिनट साहब सुन लें, शायद इंतजार करें मार्च तक। शहबाज शरीफ साहब अपनी बेल उस वक्त हमजा की जब बेल हो जाएगी, केस दोनों पे एक ही है। उसके बाद मार्च में सेनेट के इलेक्शन के बाद शहबाज शरीफ साहब अपनी बेल अप्लाई करेंगे। हाँ जी, वो तो ठीक है, लेकिन आप लिख लें डेट 17 नहीं तो 23 को हमजा अपनी बेल अप्लाई कर देंगे। हो सकता है इसी महीने उनकी बेल टिप ऑफ आइसबर्ग है ना। और दोनों की बात से लग रहा है मार्च में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स होनी है। अच्छा, मार्च में शहबाज शरीफ साहब भी सियासत में बाहर आएंगे। नहीं, मार्च के बाद आप मेरी बात सुन लें, 12 मार्च के बाद, पहले नहीं। चले मरियम साहबा को मिलान करना उन्होंने कि मैं तो जेल में सर नहीं। अच्छा, 12 मार्च से पहले नहीं आएंगे, मेरी खबर। दीदी बाबर साहब, ये बड़ी खबरें ब्रेकिंग। शहबाज शरीफ साहब मार्च में बाहर आ रहे हैं। 12 मार्च से बाद सेनेट इलेक्शन। चले मार्च में 3 मार्च को सेनेट का इलेक्शन है मेरा ख्याल। सॉरी नहीं, 3 मार्च। हाँ 3 को सर, उसके बाद आएंगे। अच्छा, वो 12 तक मैं मार्च की बात कर रहा हूँ। मरियम मार्च को बाहर जाएंगी 10 दिन का कह के अपना इलाज करवाने के लिए। उनका वो स्किन का उनका इशू है, MM आलम रोड से वो अपना पहले वहाँ पे इलाज करवा रही हैं और उनकी सर्जरी रिक्वायर्ड है और इस हवाले से वो बाहर जाएंगी। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो मार्च में जाएंगी। ठीक, और मार्च में वो अब वापस कब आएंगी उसका मुझे नहीं पता, वो डिपेंड्स ऑन, लेकिन उनके पीछे अदम एतमाद की तहरीक आएगी जिसको शायद जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब जो है वो लीड करेंगे।
आती है या नहीं आती ये नहीं मुझे पता। लॉन्ग मार्च जो है अगर शहबाज शरीफ जब बाहर आ जाएंगे तो मुझे लॉन्ग मार्च होता बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। ठीक है। अच्छा खरल साहब, आप दोनों की बातों से मुझे लगता है कि मरीम साहिबा तो बाहर जा रही हैं, तो आप साफ कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद कारकुनों का क्या होगा, उसके बाद इनकलाब का क्या होगा, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान का क्या होगा, बनाएंगे सर, वो तो शुक्र करेंगे जब मरियम साहिबा से जान छूटेगी, चेयरमैन सेनेट बनेगा तो कारकुन जैसे मनाएंगे, अपनी फतह की शादियां नहीं बजाएंगे। तो पीछे से इनकलाब को लीड करना था फजलुर रहमान साहब, फिर वो शहबाज बाहर चली गई, वो सॉफ्ट इनकलाब को शहबाज शरीफ लीड करेंगे ना। अच्छा। वो जो बयानिया वाला इनकलाब है वो तो खत्म हो गया, वो तो मरियम साहिबा और नवाज शरीफ के जाने के बाद दफन हो जाएगा ना। जब वो लंदन चले जाएंगे तो वो दफन हो गया बयानिया और वो इनकलाब और नजरियाती। अच्छा मरियम साहब क्या कहें, मरियम साहबा क्या कहेंगी कि मैं तो नहीं जाना चाहती थी, मैं उनको मरियम साहबा का बयान कर रहा हूँ, खुद दे रही, वो कह रही बैरून मुल्क जाने के रवैया दिया है, वो कह रही है कि हुकूमत को दरखास्त नहीं देंगी, लेकिन बाहर अपना तजाद है, सुन लें। वो कह रही है एक बार फिर बैरून मुल्क जो जाने का, अब क्या कह रही है, वो कह रही है मेरा इलाज जो है सिर्फ बैरून मुल्क है जी, ठीक है, कह रही है उन्होंने, जो भी होगा बाहर होगा। अब मरियम साहबा खुद अपनी दरखास्त की उन्होंने कहा कि दरखास्त ना देने के बयान पर वो कह रहे हैं कि मैं नहीं दूंगी, आगे मैं बता रहा हूं उनका अपना ही कंट्राडिक्शन क्या है। वो ये कह रहे हैं, सुन ले, हुकूमती छोड़ दें, ये कायम रहे तो बड़ी बात है, वही है। अब वो कह रहे हैं कि नून लीग की जो मुस्लिम नायब सदर हैं उन्होंने जो गुफ्तगू की है कि उनके बयान से पकड़े ना, उनके अंदर तजाद किस तरह है। वो कह रहे हैं कि ECL से नाम निकलवाने के लिए हुकूमत को दरखास्त नहीं दूंगी, इलाज सिर्फ बैरून मुल्क नागजीर है, दरखास्त वो नहीं देगी। सुनते जाएं, मैं इस हुकूमत को बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मेरा नाम ECL से निकालें, कोर्ट में जाएंगी, जारी बात है, कोर्ट ऑर्डर कर देगा। आगे वो क्या कह रही है, कहती कुछ वुज़रा कह रहे हैं कि मरियम को बाहर भेज दें, लेकिन वो बाहर नहीं जाएंगी। अब ये बयान नाज़रीन आप रिकॉर्ड पे रखिएगा कि झूठों का टब्बर है पूरा, पार्टी भी और टब्बर भी, ये शरीफ फैमिली। इनका कहना था कि मियाँ साहब जब गए, अब अगली बात नई बरीक नुकता, वो कह रहे जी मियाँ साहब जब गए तो मैंने एक दरखास्त दी थी, कोरोना की वजह से हमारी जो भी दरखास्त थी वो पेंडिंग हो जाती है, मेरी अपनी सेहत का मसला है, मेरी सर्जरी है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती, अब मैं क्या करूं। मरियम साहबा आप अपना जरा जिस तरह ट्वीट आप करके डिलीट कर देती, सोच के बयान दिया करें। आगे आ गया पासपोर्ट, मैंने आपको कहा था कि पासपोर्ट उनका मनसूख नहीं करा, जब शेख रशीद साहब बयान दे रहे थे, फवाद चौधरी साहब कह रहे थे, और नवाज शरीफ को प्रॉब्लम क्या है, नवाज शरीफ को प्रॉब्लम है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का, आपको पता है उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है। दूसरा नवाज शरीफ को प्रॉब्लम क्या है, याद होगा डोगर साहब को, डोगर साहब स्पेशल लंदन से किस लिए आए थे, आपको पता है वहाँ पे जाके ये जो इनका जैरिज का दफ्तर है, ये गंगाराम के साथ डोगर साहब, उन्होंने आके पासपोर्ट के अंदर वीज़ा लगवाया था तकरीबन 10 साल का, आपको शायद याद होगा। फिर उसके बाद मरियम साहबा गई, उन्होंने भी वीज़ा लगवाया क्योंकि वो अभी पाकिस्तानी शहरी, अब उनका हो गया पासपोर्ट ख़त्म। हुकूमत ने कहा था, ये जो नैब की बात है, इन्होंने कहा था कि जनाब इनका नवाज शरीफ का पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड मनसूख करने की सिफारिश की थी। शेख रशीद ने भी कहा, मैंने कैटेगोरिकली उस वक्त कहा था, नाज़रीन को भी याद होगा डॉक्टर साहब आपको, मैंने कहा मनसूख, क्योंकि मनसूख की तजदीद की और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इशू है। जब भी मैंने कहा था उनको बुलाएंगे, जाना चाहेंगे, वो दरखास्त देंगे वजारत खारजा को, वजारत दाखिला को, और एमरजेंसी पासपोर्ट होता है 1 पेज, जिस तरह डिपोर्ट किया जाता है, जो लोग अगर पासपोर्ट फेंक दें गैर कानूनी तरीके से जाए। किसी ने नवाज शरीफ फैमिली के अंदर वहाँ पे बात हुई लंदन में, उन्होंने कहा कि वो पासपोर्ट उस पर इसहाक डार का ये कहना था कि पासपोर्ट जब हम चाहेंगे, ऐसी जब हम चाहेंगे रिन्यू करवा लेंगे। ये एग्री, मैं आई एग्री मैं आपसे। और दूसरी बात, मरियम का जो सारा इशू है बाहर जाने का, उसकी जिम्मेदारी आसिफ अली जरदारी साहब उठा चुके हैं। तो 2023 तक जरदारी साहब ने इस हुकूमत को करवाना है सर, ये मैं नहीं कह सकता, ये आपकी लगवाना है। अब आपको ये आपकी स्टेटमेंट है, जरदारी साहब किसके कहने पर सारा करवा रहे हैं, कौन सी सर, वो उसमें गवर्नमेंट नहीं है, वो कोई और जो भी है। जरदारी साहब ने 2023 तक हुकूमत को, इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर हमला हुआ, वकला एहतजाज कर रहे हैं, क्या बनेगा इस मामले का, जबकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मुल्ला साहब अपनी बात पर कायम है और वो तो सख्त एक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। मरीम नवाज साहिबा के हवाले से हमारे प्रोग्राम में जिसमें डिस्कशन हो रही है, बाबर डोगर साहब ने तो साफ बता दिया है, और मुझे याद है मियां नवाज शरीफ के हवाले से भी ये बार बार कहते रहे, और असद करल साहब भी उस वक्त, अब तो इतनी पुरानी बात थी है क्योंकि उसके बाद नवाज शरीफ साहब वापस ही नहीं आ रहे, 2 साल हो चले।
अब बाबर डोगर साहब, मरीम साहिबा अगर बाहर चली जाएंगी मार्च में, आप बता रहे हैं, तो उसके बाद नून लीग से जब सवाल होगा तो किस तरह जवाब देंगे कि किस तरह पार्टी को आगे लेकर चला जाएगा? क्योंकि ये देखिए ना, पहले भी हुआ, लोग तो फिर ताने देंगे कि पहले भी भाग गए थे, 10 साल बाहर एग्रीमेंट करके चले गए थे, अब नवाज शरीफ साहब बाहर गए, आ ही नहीं रहे, चले। फिर मरीम साहबा जवाब देती हैं कि जी वो अपनी मर्जी से आएंगे। अब जब मरीम साहब भी चली जाएंगी, बेशक उनकी तबीयत ख़राब होगी, और वो जिस तरह असद खरल साहब ने खुद अभी उनके स्टेटमेंट से निकाल कर साबित कर दिया कि वाकई वो सच कह रही है कि हुकूमत को दरखास्त नहीं देंगी, लेकिन वो अदालत से तो दरखास्त करके और वहाँ से तो जा सकती है। पेंडिंग हवाला भी दे रही है ना कि मेरी दरखास्त एक ऑलरेडी पेंडिंग है, तो जरी बात देखिए, तो सवाल तो होगा कि ये अपनी स्टेटमेंट और ये सारा फिर यहाँ पर करके फौज को बदनाम करके क्या हासिल किया आपने? उसामा साहब, मेरी नून लीग के बहुत सारे लोगों से बात हुई, बहुत सारे लोग जो थे उनका ख्याल था कि मार्च में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ होंगी और उनके नून लीग के लिए बड़ी पॉजिटिव तब्दीलियाँ होंगी। नून लीग में ऐसे भी लोग हैं जो ओपनली मरीम को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। अयाज सादिक हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, राना तनवीर हैं, ये सारे वो जो लोग हैं। ये लेकिन ख्वाजा दोनों तरफ खेल रहे हैं ना। सर नहीं सर, साहब मैं ये बड़ा क्लियरली ख्वाजा साद, ख्वाजा आसिफ बड़ा क्लियरली उनका ये स्टांस है, बड़ा क्लियर स्टांस है कि मरियम हमें बंद गली की तरफ लेके आ रही है। मैंने पहले भी बार बार ये कह चुका हूँ कि ख्वाजा आसिफ का मतलब 7 दफ़ा इलाज करवाने के लिए नैब से बाहर गए हैं। मैं आपको, आप चेक कर लीजिएगा, 7 दफ़ा, मैं 7 दफ़ा कह रहा हूँ कि अपनी ट्रीटमेंट के लिए नैब के ऑफिस से बाहर भी हो सकती है। और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने 2 दिन पहले पार्टी को ये बता दिया था कि मैं जुडिशल होने जा रहा हूँ। पार्टी को उन्होंने कन्वे कर दिया था, बाद में कोर्ट ने उनको जुडिशल किया। वो 2 दिन पहले ही उन्होंने कन्वे कर दिया था कि मैं जुडिशल होने जा रहा हूँ। लेकिन इसमें कोर्ट का तो कोई कसूर नहीं है। नैब रिमांड ही फिजिकल मांगेगा तो कोर्ट के हिसाब से करेगा। वो तो वकला भी साथ, कोर्ट को बीच में निकाल देना, वो तो तो चीजें कहीं नैब अगर फिजिकल रिमांड उनका नहीं रिक्वायर होगा उनको इन्वेस्टिगेशन में, तो चीजें कहीं ना कहीं निगोशिएट हो रही हैं। शहबाज शीर साहब जब जेल में थे तो वो चाह रहे थे कि ख्वाजा साद, ख्वाजा आसिफ भी उनके साथ होना चाहिए उनको भी। तो इसी बुनियाद पर ख्वाजा साद और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थे वो बड़े बड़े हौसला अफजा उनको रिपोर्ट्स हैं, और वो ये समझ रहे हैं कि मरियम में, फिर मरियम का ये स्टेटमेंट आया ना कि मैं इलाज करवाना चाहती हूँ और मेरी सर्जरी रिक्वायर्ड है। ये सारी चीज़ें जो है ये इत्तफाकियाँ नहीं हो रही, इसके पीछे गेम प्लान कुछ और चल रहा है। और उसमें आसिफ अली जरदारी साहब भी एक रोल प्ले वो विन विन सिचुएशन में है। मैं उस पे आगे खैर साहब, मेरा ख्याल है कि सारे विन विन सिचुएशन में आ जाएंगे। नहीं, सारे नहीं है। आप अगर ये नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा तो नहीं सर, ये हो नहीं सकता। नवाज शरीफ और मरियम साहब, आप ये समझते कि नून लीग दीवार के साथ लगी रहेगी, नून लीग को जूते पड़ते रहेंगे, जरदारी साहब चेयरमैन सेनेट बना के मदद से अपनी तरह चले जाएंगे, इमरान खान साहब 23 तक अपना हुकूमत लाते रहेंगे और नून लीग रगड़ा खाती रहेगी। ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये कहें कि जी ये लॉन्ग मार्च भी नहीं होगा, सब कुछ होगा, सारे विन विन में आ जाएंगे, नून विन में नहीं आएगी, तो सर वो इतने बेवकूफ नहीं है। अल्ताफ हुसैन आपकी दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इतनी बेवकूफ नहीं है। वो भी अपनी एक प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लें। एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन ग्रुप, जिला वतन लीडर, लंदन, उनके बगैर आपको पता चैनल को वहाँ से कंट्रोल करते थे, पीसीआर में डायरेक्ट कॉलें आती थी, केबल ऑपरेटरों की जरूरत नहीं होती थी, सारे इदारे और हर हुकूमत में होते थे वो। फिर उसके बाद चश्मे फलक ने देखा कि उनका किस तरह किस्सा तमाम हो। नवाज शरीफ साहब को मैं पार्ट 2 कहता हूँ, अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 नवाज शरीफ साहब बन चुके हैं। किस लिए? अपने बयानिए की वजह से, मुल्क दुश्मन साजिशों की वजह से। मुल्क दुश्मन जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, जो इकदामात हैं, या मैं ये गद्दारी के सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है ना मैंने कभी दिए, लेकिन उनका हर वो कदम, उनका हर वो बयान, उनका हर वो एक्शन जो है वो पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की इदारों की बालादस्ती, पाकिस्तान की जो वो रियासत जो है उसके खिलाफ जाता है। और हमारे मुल्क दुश्मन जो कूदते हैं वो इंडिया छोड़ दें, ये नवाज शरीफ साहब जो साबिक प्राइम मिनिस्टर है, मैं जो आपको कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि हमजा इस महीने उनकी बेल हो जाएगी। मैं इसको अगले महीने शहबाज शरीफ भी बाहर आ रहे हैं। इससे आप ये समझें कि नून लीग का बयानिया
तो फिर चेंज होने जा रहा है, उसमें शिफ्ट आ रही है। आज मरियम मैं ये कह रहा हूँ, ये आप सारी चीजों को इकट्ठा करके देखें। अब ये शीन है, ये अल्ताफ ग्रुप, नवाज शरीफ ग्रुप जो है इसको फारग करें। नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, ये गए, इनके साथ जो 2-4 इनके इन्वेस्टर, जो लैंड ग्रैबर, जो इनके मचलकों वाले, वो सारे उनका किस्सा परिना हो जाएगा। प्रवेल करेगी, मैं मानता हूँ, शहबाज शरीफ साहब प्रवेल करेंगे, हमजा शहबाज प्रवेल करेंगे, और उनकी तरफ नून लीग के लोग देख रहे हैं। आप ख्वाजा आसफ की बात करते हैं, मैं बिल्कुल 100% एग्री करती हूं। वो और शहबाज शरीफ बैठ के अंदर मनसूबाबंदी कर रहे हैं। ख्वाजा आसफ और शहबाज शरीफ साहब से मरियम साहबा ने सिंध में जाकर कहा कि सहूलतकारी होती है। उनकी मुलाकात जब शहबाज शरीफ को हुकूमती पैगाम रसां, जब GDA के मोहम्मद अली दुरानी आए, फिर बिलावल साहब मैसेज लेके आए। अब सुन ले, यही शहबाज शरीफ जिन्होंने जरदारी साहब को घसीटना था। अब मामला क्या है, जरदारी को टास्क दिया गया, इसको आप डिनाई तो नहीं करेंगे? क्या टास्क दिया गया? PDM टूटने नहीं देनी, और 2023 तक जिस तरह भी आप इस पर बात कर सकते हैं, इनको लेके जाना है। जो 23 तक क्या कोई एग्रीमेंट चले, वो बात की बात है। मैं इस पे मैं भी आपके साथ इसमें पता है, मैं जरदारी साहब को ये था कि ये जो नून लीग जिस डायरेक्शन में जा रही थी, जिस तरह से इदारों को टारगेट कर रही थी, उन्होंने उसको वहां से हटाया। उसकी वजह उन्होंने उसकी डायरेक्शन को जरदारी साहब को जब ये बात जिम्मेदारी उसमें वो कामयाब जब जरदारी साहब को टास्क दिया गया, जरदारी साहब ने 1 हफ्ते के अंदर नवाज शरीफ साहब 2 दफा मुलाकात बात की टेलीफोनिक। फिर नवाज जो जरदारी अपना मरियम साहबा से बिलावल ने मुलाकातें की, जरदारी साहब बिलावल और सारा मिला। जब उनको देखा कि बात बेटी तो एक और लाइन पे चल पड़े हैं, उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज शरीफ से जेल में आके मिले। पता है आपको? जी। जरदारी साहब ने और लाइन खींच ली। अब मामला क्या है, अभी आप इस पे भी टाइम खत्म हो रहा है। 3 साबक जिस तरह के शहबाज शरीफ, हाईकोर्ट का मामला रह जाएगा, गिलानी और जरदारी साहब, इनको कुछ ना कुछ मिलेगा। और हमजा शहबाज जो है ना, वो बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं। और नून लीग के मैं बताता हूँ, जो फील्ड के अंदर है बात, जो MNA MP है, पूरी कोशिश वो ये कहते हैं कि मरियम साहब और नवाज शरीफ हमें मरवा रहे हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब जो हमजा शहबाज की पॉलिसी चलेगी तो हमारी सर्वाइवल है, हमारी पार्टी की, मुस्लिम लीग की। अगर ये मरियम साहब और नवाज शरीफ का बयानिया रहा तो हम बिल्कुल, हमारा धर्म तख्ता होकर रह जाएगा। नून लीग रहेगी, वन पार्टी नहीं हो सकती। लेकिन मरियम और नवाज शरीफ साहब नहीं है। PTI के साथ पार्टी नून लीग नहीं रखेंगे आप, यानी उसका नाम शीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुस्लिम लीग हो सकता है, नून लीग ही रहेगी। अच्छा, क्लोजिंग से पहले बताएं, आपको लगता है इस्लामाबाद हाईकोर्ट, अभी तक ठीक है खैरल साहब, क्लोजिंग से पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर हमले वाला मामला आपको लगता है ये कुछ हल की तरफ चला जाएगा? क्योंकि अतर मिल्ला साहब से सेक्रेटरी इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी उनके सामने पेश हुए, और किसी तरह से कोई लग रहा है जैसे कोई रास्ता निकलेगा। वो कह रहे हैं जी GIT जो है वो इस पर काम करे। अब ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। बहरहाल पहले तो जज साहबान के साथ जिस तरह अदालतों में वकील गुंडागर्दी करते थे, और वकील अपना स्टांस है, लेकिन हमें ये है कि ऑनरेबल जज हैं, और बेंच और बार जो है, बार सबसे बड़ी प्रोटेक्ट करती है उनकी जुडिशरी की, और वही जज जो है पहले वकील होता है, फिर वो जज की कुर्सी बैठता है, फिर वापस उधरी जगह पे आ जाती है। बड़ा एक कम्बिनेशन है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट कानून शिकन वकला जो कौन है, अब मामला ये है सवाल। और JIT जो है वो कायम हुई, एक बड़ी अच्छी बात है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो हमला केस है, यानी JIT की बाकायदा तश्कील होगी। पहले आपको पता जजेस को मारा जाता था चैम्बर के अंदर घुस के, हाईकोर्ट के जजेस जो है जिस तरह घेराव किया गया कभी, फिर उसके बाद हमलावर वकला के बेस में अब गैर मुतलका अफराद की बात आ रही है। अब हाईकोर्ट पर दावा नाकाबिले बर्दाश्त कानून को नाश। अब मामला ये कि बेंच और बार दोनों से आ रहा है जी, दोनों परेशान है, बार और बेंच दोनों मंजूरी भी हो गई है, जगह की भी मंजूरी हो गई है, तो ये सब चीजें पहले हो जाती हैं, सारे मामला पहले हल हो जाते हैं तो ज्यादा बेहतर था। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।